वेलकम टू आईएमएस एकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बचे हुए कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आज रजिस्टर्स इन सीरीज। चलिए, जब मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग कराई थी तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एंड दैट कॉन्सेप्ट वाज करंट। उसमें जब मैंने आपको बताया था कि करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है जिसका नाम था एमीटर, और एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तब मैंने आपको बोला था कि अभी के लिए बस आप लोग ये समझ लो कि सीरीज में एमीटर कनेक्ट होगा, लेकिन ये होता क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम समझने वाले हैं सीरीज कनेक्शन को। सीरीज कैसे होगा, ध्यान से देखो। जैसे यहां पे आप एक रेजिस्टेंस देख रहे हो R1, दूसरा रेजिस्टेंस है R2, तीसरा रेजिस्टेंस है R3। इन्हें रजिस्टर्स भी कहा जाता है। जैसे आपके घरों में बहुत सारे अप्लायंस है, आप टीवी यूज करते हो, रेफ्रिजरेटर, तो हर एक को एक रजिस्टर माना जा सकता है, क्योंकि हर एक अप्लायंस का एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट का पोज करता है। तो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो कितना एक्सेस ऑफ करंट लेगा, कितना करंट उसके अंदर जाएगा, वो डिपेंड करता है। बट ये जब आप समझो कि ये रजिस्टर है क्या, घरों में कहां पे रजिस्टर होते हैं, तो आप समझ लो हर एक अप्लायंस को एक रजिस्टर कहा जा सकता है, क्योंकि हर एक अप्लायंस का एक रेजिस्टेंस होगा। अब ये कनेक्टेड है सीरीज में। जब एक रेजिस्टेंस के एंडिंग से दूसरे रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग होगी तो उस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज। फिर यहां से दूसरे के एंडिंग से तीसरे की स्टार्टिंग होगी तो दिस कॉम्बिनेशन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक तो आपको यह समझने की जरूरत है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन हमने करा, तीन रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में रखा, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट की, यहां से इससे करंट निकला आई। और आप याद रखना हमेशा जो मेन चीज है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट जो है वो सेम रहता है। यानी कि अगर यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसको भी आई मिलेगा, इसको भी आई मिलेगा, और इसको भी करंट जो है वो आई ही मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता। करंट डिवाइड कहां होगा? करंट वहां डिवाइड होता है जहां करंट को डिवाइड होने के लिए रास्ता मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे करंट को डिवाइड होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा तो ये कॉम्बिनेशन हमारा कौन सा कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। लेकिन अगर बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। जो पहले वाला रेजिस्टेंस है उसको वोल्टेज मिलेगी V1, दूसरे वाले को V2, और तीसरे वाले को वोल्टेज मिलेगी V3। इस तरीके से अगर V वोल्टेज थी तो वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई, V1, V2, V3। और अगर आप देखने भी लगो कि यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि वोल्टेज डिवाइड होने का रीजन क्या है, तो वोल्टेज एक्चुअली वर्क डन होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को शिफ्ट कराने में कितना वर्क डन हुआ, और वो अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग ही होगा। तो इसलिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अब हमें यह निकालना है कि अगर मैंने तीन रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में रखा है तो इन तीनों का अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस निकालने लगूं, यानी कि RS निकालूं जो मिलके इन तीनों के मुकाबले काम करे, तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल ये है कि आप तीनों रेजिस्टेंस को अलग अलग ऐड कर दो और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो निकल के आ जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना भी आना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में कई बार इसका डेरिवेशन पूछा गया है, तो जब भी आपसे इसका डेरिवेशन पूछे तो एक तो बच्चे इसमें सर्किट डायग्राम नहीं बनाते। कई बार बच्चों को डाउट होता है कि वो केवल डेरिवेशन कर देंगे, लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के नहीं देगा कि आप उसमें सर्किट डायग्राम बनाओ, लेकिन आपको उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। इसके बाद आप स्टार्टिंग कहां से करोगे अलग से मैं आपको दिखा देता हूं। अब आप स्टार्टिंग करोगे यहां से। अगर मैं टोटल वोल्टेज की बात करूं तो मुझे जो वोल्टेज डिवाइड हुआ था उसको मैं ऐड कर लूंगा। अब सिंपल ओम्स लॉ से मैंने V का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है? IR। और V1 जो है वो मेरा किसके बराबर होगा? करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस अलग है। V2 मेरा IR2 होगा और V3 IR3 होगा। अब ये तीनों वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। V की जगह IR आ जाएगा, यहाँ पे IR1 आ जाएगा, यहाँ पे IR2 आ जाएगा, और यहाँ पे IR3 आ जाएगा। यहाँ पे IR ही रहेगा लेकिन यहाँ से I कॉमन आएगा, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2 और यहाँ पे R3। I से I कैंसिल, तो फाइनली जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला आया R1, R2 एंड R3। इस तरीके से ये डेरिवेशन बहुत आसान है। अगर आपको कोई रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू दे दे 2 ओम, R2 की वैल्यू दे दे 3 ओम, और R4 की वैल्यू 3 की दे दे 4 ओम, कहे कि इनको कनेक्ट करके दिखाओ, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप बस इनका वैल्यू रखोगे 2 + 3 + 4, ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते। चलिए कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा जब आप डेरिवेशन कर रहे हो तो आपको लैंग्वेज भी बनानी जरूरी है। इसमें मेंशन है व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड। जैसे मैंने आपको बताया जब एक दूसरे के एंड से वो कनेक्टेड होते हैं, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन।
और अगर आपको इसमें कहीं एमीटर को जोड़ना है तो एमीटर भी आपको इसी में जोड़ना पड़ेगा। और सीरीज में जोड़ने का मतलब होता है कि वो कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, ये उसका सिंबल था, ये प्लस माइनस, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ के दिखा दोगे। क्योंकि एमीटर को सीरीज में जोड़ने का ये भी एक रीजन है कि एमीटर जो होता है जनरली वो क्या काम कर रहा है, करंट को मेजर करेगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में ही करंट डिवाइड नहीं होता। तो भाई एमीटर को आप सीरीज में तो जोड़ोगे ताकि एक्यूरेट वैल्यू जो करंट की सर्किट में चल रही है वो ये बता दे कि कितनी है। अगर आप इसको पैरेलल में जोड़ दोगे तो पैरेलल में जो है वो करंट डिवाइड हो जाता है, तो वो डिवाइड हुई वैल्यू को बताएगा जितनी उस टाइम पे उस वायर के अंदर करंट जारी होगी, ना कि पूरे सर्किट में कितना करंट है वो नहीं बता पाएगा। और इसका रेजिस्टेंस लो रखने का रीजन ये है कि अगर आपने करंट मेजर करना है तो एमीटर का रेजिस्टेंस आपको लो ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है। तो आप इसको लो रखोगे तभी जो फाइनल वैल्यू करंट की है सारी की सारी वैल्यू वो उसके अंदर जा पाएगी। चलिए, ये हमने पढ़ा कि ये फाइनली इसका जो है वो फॉर्मूला होता है कि अगर टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो उनको आप इस तरीके से कनेक्ट कर दोगे। आर एस, जो ये एस है ये रिप्रेजेंट करता है सीरीज को, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए, इसके बाद फिर आप देखोगे जो अभी मैंने आपको दिखाया था अलग से करके, जो वोल्टेज डिवाइड हुई है उस वोल्टेज को ही हम लेके चलेंगे यहाँ पर। फाइनली देख सकते हैं सभी, वोल्टेज डिवाइड हुई थी V1 प्लस V2 प्लस V3 में। ओम्स लॉ से हमने वैल्यू निकाली थी, V की वैल्यू IR, यहाँ से V1 की, V2 की और V3 की वैल्यू रखेंगे, I कॉमन लेके फाइनली आपका फॉर्मूला इसमें डिराइव हो जाएगा। ध्यान से देख सकते हो, बाकी जो मैंने आपको ये करके दिखाया आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो। कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। चलिए, आज अगर आप बच्चों को थोड़ा एनर्जी मेरी लो लग रही होगी बच्चों, तो एक्चुअली क्या है, हमारे जेंट्स के थोड़ा फास्ट चले हुए हैं अभी 10 लक्षण जिनको कहा जाता है, तो उस एक रीजन के कारण आपको थोड़ा लग सकता है कि एनर्जी डाउन है, बाकी ऐसा और कोई इशू नहीं है। चलिए, अब हम करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करें इसमें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये होता है जैसे अगर हमने तीन रेजिस्टेंस को जोड़ा, उन तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और उनका एंडिंग पॉइंट सेम है, तो उस टाइम पे ऐसे कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे R1 R2 R3 का स्टार्टिंग यहां से हो रहा है और इनका एंडिंग भी यहां से हो रहा है, तो इट मींस वो एक कॉमन पॉइंट शेयर करते हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको ये समझना पड़ेगा क्या चीज डिवाइड होती है। एक तो अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो वोल्टेज डिवाइड नहीं होती पैरेलल कॉम्बिनेशन में, R1 को भी V वोल्टेज मिलेगी, R2 को भी और R3 को भी, लेकिन जो डिवाइड होगा वो करंट है। अगर करंट I सर्किट में से निकला, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद वो I करंट तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3, इस तरीके से तीन करंट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। इसका भी डेरिवेशन बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इसका फॉर्मूला समझो। अगर इसका फॉर्मूला करने को आया तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है उसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/RP। ये जो P है ये P होता है पैरेलल के लिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 1/R3। जितने भी रेजिस्टेंस आपके कनेक्टेड है उनको आप ऐसे शो कर सकते हो। अब मेन बात है यहाँ पे, स्टार्टिंग इसकी होगी करंट से। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो ये अलग अलग जो वैल्यू है इनको आप रखोगे। अब ओम्स लॉ से आपने आई का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, V/R। I1 की वैल्यू क्या होगी, V/R1, क्योंकि V तो सेम है। I2 की वैल्यू V/R2 और I3 की वैल्यू V/R3। अब ये सारी की सारी वैल्यू जो है आप इस फर्स्ट इक्वेशन मानो इसको और इसमें पुट कर दो, तो I की जगह आ जाएगा V/R, I1 की जगह V/R1, I2 की जगह V/R2 और I3 की जगह V/R3। अब V/R तो ऐसे ही रहेगा, P लगा सकते हो आप, P फॉर पैरेलल, V कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/R1 1/R2 और यहाँ पे बचेगा 1/R3। V से V कैंसिल, फाइनली आपका फॉर्मूला आ गया 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1। इस तरीके से फाइनली आप टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हो। इसे कहा जाता है डेरिवेशन। तो कई बार बोर्ड एग्जाम में जो है सीधा सीधा न्यूमेरिकल ना देके ये डेरिवेशन भी पूछा गया है कि आप कैसे कह सकते हो कि जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, तो तब आपको इसका डेरिवेशन करके दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे लिखा हुआ है वोल्टेज अक्रॉस द ईच रजिस्टर इज सेम। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगा एंड टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट। जो टोटल करंट है वो अलग अलग करंट का सम होगा, यानी कि अगर वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो आप तीनों को ऐड कर दो। ओम्स लॉ से हमने फॉर्मूला रखा, V कॉमन लिया, V से V कैंसिल, फाइनली आपका फॉर्मूला बना
वन अपॉन आर पी इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर। तो बहुत आसान है ये डेरिवेशन, और सर्किट डायग्राम भी बनाना है। एक मैंने आपको वोल्ट मीटर बताया था। अगर वोल्ट मीटर में किसी को कोई डाउट है तो वोल्ट मीटर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ये बन गई आपकी एक बैटरी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल, ये की ये हमने यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस कितने भी ले लो आप, ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा, तीन रेजिस्टेंस लिए। अगर कोई आपसे कहे कि इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, तो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो ऐसे कनेक्ट किया जाएगा। तो एक तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा, दूसरा पैरेलल में कनेक्ट करने का इसका ये तरीका होता है। पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि वोल्टेज नापेगा वोल्ट मीटर, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, तो दैट्स वाई इसको पैरेलल में कनेक्ट करने की जरूरत होती है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। चलिए नाउ एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर द सीरीज। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही प्रीफर करते हैं डोमेस्टिक सर्किट में। आप देखोगे आपके घरों में जितना भी वायरिंग हो रहा है डोमेस्टिक सर्किट, वो सारा पैरेलल है। पैरेलल की पहचान एक तो ये है कि जब आपने ट्यूबलाइट का ऑन करना है तो आप ट्यूबलाइट का स्विच दबाओगे तो वो ही ऑन होगी उस टाइम पे, बाकी अप्लायंस नहीं ऑन होंगे। तो ये एक एडवांटेज है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक अप्लायंस का अलग अलग स्विच होता है। आपको जिस टाइम पर जिस अप्लायंस की जरूरत है आप उसको उसी को यूज करोगे और एनर्जी को सेव कर सकते हो। तो एक तो ये फायदा होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी काम करते रहेंगे, लेकिन अगर आपने उनको सीरीज में जोड़ दिया तो एक अप्लायंस खराब हुआ तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे। तीसरा एडवांटेज ये है पैरेलल का कि पैरेलल में हम लोग अभी पढ़े हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो वोल्टेज सेम होने से सभी अप्लायंस को इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज मिलता है, जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाते हैं। तो दिस इज द एडवांटेजेस लिखी हुई है। इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल, जब एक कंपोनेंट फेल हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और बाकी के कंपोनेंट काम नहीं कर पाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट कई बार पूछा गया है। डिफरेंट अप्लायंस हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है करंट की, तो करंट आपको अलग अलग देना पड़ेगा, और वो किस कॉम्बिनेशन में दे सकते हो आप, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में तो करंट सेम जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। चलिए ये मैं आपको अलग से समझा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप अपने कपड़ों पे प्रेस करते हो, प्रेस वाले कपड़े तो सभी पहनते हो, आप लोग स्कूल जा रहे हो या किसी भी फंक्शन में जा रहे हो तो डेफिनेटली आयरन करे हुए कपड़े आपने पहनने हैं उस टाइम पे। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होगा कि सारा का सारा करंट हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसके लिए हम यूज करते हैं एलॉय का। इसका रीजन ये है कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। हाई रेजिस्टिविटी होने से वो सारे के सारे करंट को किस में बदल देता है, हीट एनर्जी में बदल देता है। जैसे कि आयरन का नीचे का सरफेस अगर आप लोग देखे हो तो वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। तो नाइक्रोम का बना होने के कारण नाइक्रोम में निकिल क्रोमियम ये सब है। तो एलॉय क्या होता है, एक तो आप ये जान लो जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स को यूज करके हम कोई अप्लायंस बनाते, कोई मटेरियल बनाते हैं, तो वो एलॉय कहलाता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी। अब नाइक्रोम जो है वो हीटिंग इफेक्ट रखता है, यानी कि वो गर्म हो जाएगा आसानी से। तो जो टोस्टर वगैरह है, इलेक्ट्रिक आयरन है, इनमें एलॉय का यूज करते हैं, जिससे सारा करंट किस में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में। वो हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे आई जो है वो करंट है, आर रेजिस्टेंस है और टी जो है वो टाइम है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, एक तो अगर आपको ये निकालना है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। नाइन्थ क्लास में आप लोग पढ़े थे कि वर्क हमेशा एनर्जी के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम वर्क को हीट एनर्जी के बराबर ही मानेंगे। अब सबसे पहले आपके पास में फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो यहाँ से अगर हमने वोल्टेज पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन अपॉन में चार्ज, तो यहाँ से अगर मैं W की वैल्यू निकालू तो वो क्या आएगी, V इंटू क्यू आएगी। और अगर मैंने जो बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था करंट का, दैट वाज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर यहाँ से मैं बेसिक फॉर्मूला निकालने लग जाऊं Q का, तो Q का फॉर्मूला बनेगा I इंटू में T। अब Q की ये वैल्यू I इंटू में जो T है वो एक तो आप यहाँ पे रखोगे, और V से आपने ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला पढ़ा था IR, तो V की ये वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। दोनों वैल्यू यहाँ रख दो, ये रख दो IR, और Q की वैल्यू जो I है I इंटू टी वो रख दो। अब I और I दो बार आया तो I स्क्वायर बन गया, और ये R बन गया, और ये T बन गया। और वर्क है ये एक तरीके से जो कि हीट के बराबर ही माना जाएगा, तो आप इसको हीट का फाइनली फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। तो ये आपको याद रखना है। जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हीट भी इसको बोलते हैं। जूल्स लॉ इसको क्यों बोला जाता है,
बिकॉज ये जो हीट एनर्जी आई है उसकी SI यूनिट क्या होगी, जूल्स होगी, क्योंकि 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी को और वर्क को हमेशा किस में मेजर किया जाता है, जूल्स में मेजर किया जाता है। तो ये वाला डेरिवेशन आप सभी को आना चाहिए। कोई भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि हम जूल्स लॉ में हमेशा आई का स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, आई का क्यूब ले सकते हो, आई की पावर 1 ले सकते हो, तो उसका एक डेरिवेशन ये आपको दिमाग में रख के चलना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज बताई गई है, जूल्स लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हीट। तो इसमें आपको ये समझ के चलना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि किस तरीके से करंट जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो उसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू पी इंटू टी, जो आप देख के चल रहे हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। एक्चुअली अगर इसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर ये आ जाए करना एग्जाम में, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर है, हम ऐसे दिखाते हैं, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है और हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम है। तीनों इक्वेशन को एक साथ लोगे, आई स्क्वायर आर टी बना, तो उसमें फिर जब हम इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो के आता है, के की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, तो ये बन जाएगा फाइनली आपका हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। तो ये डेरिवेशन हम इस तरीके से करके दिखाते हैं, जिसको हमेशा जूल्स में नापा जाता है, बिकॉज हमें पता है कि जो हीट एनर्जी है उसकी SI यूनिट हमेशा क्या होगी, जूल होगी। अब यहाँ पर अगर मैं एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं, दैट इज पावर। 9th क्लास वाला ही कॉन्सेप्ट है। पावर आपने पढ़ा था वर्क अपॉन में टाइम, यानी कि 1 सेकंड में कोई भी अप्लायंस कितना काम करता है वो उसकी पावर कहलाती है। पावर की SI यूनिट जूल है, पावर की SI यूनिट वॉट होती है, वर्क की SI यूनिट जूल होती है, और टाइम की आप सभी को पता है सेकंड है। तो यानी कि 1 वाट किसके इक्वल होता है, 1 जूल पर सेकंड के इक्वल भी होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन 1 वाट, तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड वी कैन से दैट पावर इज 1 वाट। लेकिन आपको एक दूसरा फॉर्मूला भी इसका याद रखना है। पावर का एक फॉर्मूला होता है V इंटू आई, एक पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, और एक पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन में आर। अब ये कैसे बना, अगर इनकी हम बात करें तो चलिए इसको भी बहुत आसानी से समझ लेते। अभी मैंने आपको हीट एनर्जी का फॉर्मूला बताया, तो नॉर्मल एनर्जी भी कह सकते हो, आई स्क्वायर आर टी। अब हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था वर्क अपॉन टाइम, जो कि एनर्जी मानी जाती है, एनर्जी अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे मैं एनर्जी की जगह रख लूँ आई स्क्वायर आर टी, अपॉन में टाइम है, टाइम से टाइम कटा, तो पावर का एक फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर बन गया, जो मैंने अभी आपको बताया। कहाँ से वो आया वो आप अपनी नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। एक अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम था, मैंने यहाँ पे रखा आई स्क्वायर आर अपॉन में टी। अब यहाँ से मैं ओम्स लॉ से वैल्यू रख सकता हूँ, या तो आप ओम्स लॉ से वैल्यू रख लीजिए। रेजिस्टेंस की ओम्स लॉ से क्या वैल्यू है, V अपॉन में आई, तो आप यहाँ पे आई स्क्वायर रखो, रेजिस्टेंस की जगह रखो V अपॉन में आई, और यहाँ पे एक T है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आई से एक आई कटा, और यहाँ पे अपॉन में टाइम है, यहाँ पे जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा होगा इनटू में टी भी होता है, तो यहाँ पे मैं टी भी लेके चल रहा हूँ, टी से टी भी कटा, तो खाली क्या बचा, आई इंटू वी बचा। तो पावर का एक फॉर्मूला वी इंटू आई कैसे बना वो भी आप लोगों को समझ आ गया, ये वाला आपको याद रखना। चलिए, और एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वी स्क्वायर अपॉन आर, ये कैसे बना ये देखो। अगर मैं ये वाला लेके चलूँ, पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी है। अगर मैं ओम्स लॉ से मैं यहाँ पे वैल्यू रख लूँ करंट की, क्योंकि मुझे ओम्स लॉ से पता है करंट किसके बराबर होता है, वी अपॉन में आर के, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा, वी की आई की वैल्यू रख ली, आई मेरा किसके इक्वल आ गया, वी अपॉन में आर के, और एक वी मेरा पहले से ही है, तो पावर फाइनली क्या बन गया, वी स्क्वायर अपॉन आर बन गया। मेनली आपको बस ये समझने की जरूरत है कि ये वाली वैल्यू आपने कहाँ पे रख दी, आई की जगह रख दी। ध्यान से देख लो सभी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते। तो ये इस तरीके से चारों फॉर्मूले आपके बन गए यहाँ पे, और चारों फॉर्मूले के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल, कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वही वाला फॉर्मूला उसमें यूज करना। चलिए, जूल्स लॉ फिटिंग इफेक्ट देखिए, ये वाला हमने पढ़ा। इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस इन द रजिस्टर, यानी कि किसी भी रजिस्टर के अंदर जो हीट पैदा हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के। फॉर्मूले में हमने देखा था कि हीट जो है वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल थी।
तो यानी कि करंट के स्क्वायर के इक्वल होगी। सेकेंडली हमने पढ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यस रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तीनों को एक साथ लेके फाइनली हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें आगे क्या बताया गया है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। यस, अब इसमें बताया गया हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन डिवाइस। कुछ डिवाइस में हीटिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हीटर है, अप्लायंस है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने करंट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना ही क्यों है। जैसे अगर अप्लायंस है तो अप्लायंस में वहां पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक आयरन में, वो रिक्वायरमेंट है हीटिंग एनर्जी की, ना कि करंट का यूज करके आप कपड़ों को आयरन कर सकते हो, या टोस्टर में आपको हीटिंग एनर्जी चाहिए होती है। तो कुछ अप्लायंस की रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे एलॉय यूज करना पड़ता है। और घरों में सभी के सैंडविच तो बनते ही है, सभी बच्चे सैंडविच खाते हैं, तो देखा होगा वो टोस्टर में जब आप बनाते हो तो उसका जो सरफेस होता है वो एक अलॉय का बना होता है, और उसको कभी भी टच करोगे तो वो गर्म फील होगा, उसमें करंट नहीं लगता, जस्ट बिकॉज सारा करंट किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद है इन इलेक्ट्रिक बल्ब। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे बल्ब है, बल्ब में जो हम यूज करते हैं उसमें हम टंगस्टन वायर को यूज करते हैं, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके पीछे का रीजन ये था कि बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी देता है, लेकिन लाइट एनर्जी देने के लिए पहले उसको हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी और हीट करना पड़ेगा आपने उसको। तो टंगस्टन जो होता है वो बहुत आसानी से हीट हो जाता है, पिघलता नहीं है आसानी से, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक इतना टेम्परेचर नहीं पहुंचेगा उसका, तब तक वो जो है वो हीट प्रोड्यूस लगातार करता रहेगा। तो दैट्स वाई वो बहुत ज्यादा हीट होके आसानी से लाइट एनर्जी कन्वर्ट कर सकता है। नाउ फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता ही दिया, इट डज नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि जलता नहीं है आसानी से हाई टेम्परेचर पे भी, एंड इट हैज द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट आता है। ये आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में भी ये पूछा गया है, तो ये आपको करना है। चलिए, बल्ब्स आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैसेस। जो कुछ बल्ब्स होते हैं वो कुछ ऐसी गैसेस से फिल होते हैं जो ज्यादा एक्टिव नहीं होती, जैसे नाइट्रोजन आर्गन्स, फॉर द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, जिससे उसकी लाइफ ज्यादा चल सके। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें बात कर लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। जानता हूं मैं सभी आप सभी बच्चे थक गए होंगे, कभी कभी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसमें भी आप लोग थक जाते हो, बट कोई बात नहीं, ध्यान से देख लो आप लोग। नाउ द लास्ट कॉन्सेप्ट इज फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज अब आपको कम देखने को मिलता है, इसको रिप्लेस किया है एमसीबी ने। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब फ्यूज जो है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस इसको क्यों कहा गया, क्योंकि मेनली क्या होता है कि आपके घरों में पहले आपने देखा होगा एक व्हाइट कलर का एक सॉकेट होता था जो आपकी मेन पावर लाइन में लगा होता था। अब उसमें मेन काम ये होता था कि जब कभी भी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आए, तो वोल्टेज अगर ज्यादा आ गई तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ने पर इसका जो हम रखते थे मेल्टिंग पॉइंट, उसमें ऐसा वायर यूज करते थे जो जल्दी से पिघल के टूट जाता था अगर जरा भी एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, तो टूट के सर्किट को ब्रेक कर देता था, जिससे आपके घरों में आगे सप्लाई नहीं जा पाती थी, लाइट चली जाती थी एकदम से, और जो महंगे अप्लायंसेज है एसी फ्रिज ये खराब होने से बच जाते थे। फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको रिप्लेस कराते थे। लेकिन इसकी दिक्कत ये आ रही थी कि इसमें आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ता था, कई बार वो अवेलेबल नहीं होता था, तो इसको हमने रिप्लेस किया एमसीबी से। एमसीबी तो आप सभी ने देखी होगी, आपके घरों के अंदर भी लगी होती है। एमसीबी क्या करती है, एमसीबी मेनली फुल फॉर्म इसकी होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है, ये भी पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है, जबकि एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है, कि इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है करंट बढ़ने से। जब आप मैग्नेट चैप्टर करोगे तब आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आएगा। तो उसकी वजह से होगा क्या काम, कि एक फोर्स जनरेट होने से वो एमसीबी नीचे गिर जाती है जब भी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा। ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आने पे जब एमसीबी नीचे गिर गई, तो अब जब भी नॉर्मल हो जाएगा लाइट या सिचुएशन, तो आप उसको जाके खुद आसानी से उठा सकते हो, तो इसमें ऐसा इलेक्ट्रिशियन की नीड नहीं पड़ती। तो एमसीबी भी और इलेक्ट्रिक फ्यूज भी दोनों ही क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एक तो ये पूछा जाता है ये फ्यूज जो है इसका वायर किसका बना होता है। इट इज प्योरली मेड अप ऑफ द टीन और द एलॉय ऑफ कॉपर ऑफ टीन, यानी कि कॉपर और टीन के एलॉय का बनना होता है या फिर टीन का बना होता है प्योरली, जिससे आसानी से पिघल के टूट सकता है। फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और इसको हमेशा हम लाइव वायर के साथ, लाइव वायर का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, याद रखिएगा आप लोग, और इसको हम हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। करंट कैपेसिटी फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ अप्लायंस, लेकिन अप्लायंस से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि पता चला कि अप्लायंस ही फिर अप्लायंस को जितना चाहिए उतने पे अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो घर में फिर सप्लाई कैसे आएगी। पावर ऑलरेडी हम पढ़ चुके, द रेट, रेट में छिपा होता है इन 1 सेकेंड,
यानी कि रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम, यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो रेट का मतलब क्या हुआ, इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, उसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है, जिसकी एसआई यूनिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, वाट होती है। ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया। एक लास्ट कॉन्सेप्ट है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट होती है। जैसे आपने सुना होगा कि केजरीवाल जी ने 200 यूनिट माफ कर रखी थी, या कई बार आपके घरों का जो बिल आता है वो 500 यूनिट आता है। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब होता है KWH, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर से हमारा मतलब होता है कि अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझो डिटेल में, अगर हम क्या करेंगे, हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा एनर्जी अपॉन टाइम। यहां से एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये टी जो है वो पी के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब आप पावर को ले लो किलोवाट में और टाइम को ले लो आवर्स में, तो एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगी वो किलोवाट आवर में होगी, और ये कमर्शियल यूनिट कहलाती है, जिसको आप 1 यूनिट भी बोलते हो। इसकी कीमत लगभग दिल्ली में 3-3.5 रुपए के आसपास होती है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो कभी भी कोई बोले कि डिफाइन 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर कैन बी डिफाइंड व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, वी कैन से दैट कि एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 किलोवाट आवर। और अगर इसको आप जूल्स में निकालने लगो, क्योंकि हमें पता है एनर्जी की एसआई यूनिट जूल है, तो इसको आप एसआई में ले लोगे तो 1000 वाट होएगा, आवर्स को सेकंड में ले लोगे इतना आएगा। इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये बन जाएगा आपका इतना। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं, इतने है। ये भी आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो सभी ध्यान से, देख सकते हो। दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। तो बच्चों इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने हैं। अब हम इससे जुड़ी एक नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे, जिसमें हम इन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करके आने हैं, तभी आप वो सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जुड़े रहिए IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरीवन।